हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, दीज आर गोइंग टू बी दैट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक G20 इन ब्राजील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली 3 अलग अलग कंट्रीज में विजिट किया है। बुकर प्राइज 2024 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स लाइक SSC, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, मिस यूनिवर्स, कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो अभी रिसेंटली इंडिया में हुई है, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस की एक्सरसाइजेस, चेस की नई चैंपियनशिप एंड सम मिसलेनियस न्यूज जो हम वन लाइन में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं G20 इन ब्राजील के बारे में। G20 जो है इट वाज फाउंडेड इन 1999। एट प्रेजेंट इसकी मेंबरशिप के बारे में बात करें तो 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल यूनियंस इसकी मेंबर हैं, जिनमें से एक है यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन। G20 जैसे आपको पता होगा पिछले पूरे साल में अलग अलग पेपर्स में हमें देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल की G20 जो प्रेसिडेंसी थी दैट वाज विद इंडिया। G20 में इंडिया ने अपना थीम रखा था वासुदेवा कुटुंबकम, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा साल न्यूज में ये रिपीट होता रहा। इस साल की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी दैट वाज विद ब्राजील, जो अब फाइनल जो उसकी समिट है वो कंडक्ट हो चुकी है, जिसको अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्राजील गए थे रिसेंटली। G20 में एक चीज तो हमेशा याद रखिए दैट देयर इज अ टर्म वी कॉल ट्रोइका। ट्रॉयका मतलब 3 मेंबर कंट्रीज। 3 मेंबर कंट्रीज कौन सी? प्रेजेंट जो चेयरमैन है G20 का, जो पिछला चेयरमैन है और जो अगला चेयरमैन है। अब जैसे इस साल के अगर ट्रॉयका की बात करें, इट इज ब्राजील, पिछले साल का इंडिया, अगले साल का इज साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करती हैं इन G20 समिट्स को कंडक्ट कराने के लिए। अब अगर हम बात करें इस साल की थीम जो ब्राजील ने चूज करी है, दैट वाज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। जस्ट वर्ल्ड का मतलब है एथिकली, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दुनिया भर में ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हमें इनइक्वालिटी को खत्म करना है और एक फेयर वर्ल्ड को क्रिएट करना है। अब इन चीजों को प्रमोट करने के लिए किया क्या क्या है ब्राजील ने, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो एक चीज आप याद रखिए, COP29 जो अभी क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी इन अजरबैजान, और दूसरी तरफ G20 इन ब्राजील, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चल रही थी, और दोनों ही समिट्स में मेन जो चीज डिस्कस हुई है दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देंगी क्लाइमेट चेंज में लगाने के लिए, उनकी नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने के लिए। तो COP29 में इस बार डिस्कशन हुई, जहां डेवलपिंग कंट्रीज ने कहना शुरू किया कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस हमें मिल रहा है, जो एट प्रेजेंट $100 बिलियन का कमिटमेंट है, उसको बढ़ा के ट्रिलियंस में लेके जाना चाहिए। लेकिन क्लाइमेट समिट खत्म होते होते वो चीज इस बात पे आके रुक जाती है कि मैक्सिमम $250 बिलियन देंगे, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, और वो भी आने वाले 11 सालों के बाद। इवन 100 बिलियन का भी जो कमिटमेंट है वो भी अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो इसी चीज का बेस G20 में भी डिस्कस हुआ कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस, ताकि इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज उस चीज में अडेप्ट कर पाए। दूसरी चीज यहाँ पर बात हुई है ग्लोबल टैक्स लगाने की ऑन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। दुनिया भर में जितने अमीर से अमीर लोग हैं जिनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन से ज्यादा है, उन सब लोगों पे ग्लोबल टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स लगाना हमारी इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने का एक तरीका होता है। तो दुनिया भर में हम इन अमीरों से पैसा इकट्ठा करेंगे टैक्स के जरिए और उसको लगाएंगे दुनिया में गरीबों की भलाई करने के लिए, विच काउंट्स एज अ जस्ट वर्ल्ड, जो कि एक थीम था G20 इन ब्राजील के अंडर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ग्लोबल अलायंस शुरू किया गया अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। हम आने वाले कुछ सालों में अप टू 2030 82 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है, और 500 मिलियन पीपल की जो हंगर एंड पॉवर्टी हम उसको खत्म करना चाहते हैं। देन देयर वाज टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18, जो बात करता है एथनिक एंड रेशियल इक्वालिटी के बारे में,
और G20 में इस चीज को इंक्लूड कर लिया गया है एज वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी। डिस्कशन हुई वॉर्स के ऊपर कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको कैसे हम डायलॉग से खत्म कर सकते हैं, इजराइल पैलेस्टीन की और ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें कैसे हम सीज फायर इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशंस इन G20 इन ब्राजील एंड इंडिया वाज वन ऑफ द मेन पार्टी जिसने इन चीजों में कंट्रीब्यूट किया, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और समिट खत्म होते होते G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो साउथ अफ्रीका पे शिफ्ट हो गई है, जो अगले साल G20 को होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर विजिट के बारे में। 3 कंट्रीज में विजिट किया, नाइजीरिया, गुयाना, डोमिनिका। तीनों ही कंट्रीज का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पे खास करके इंडिया ने इन सभी कंट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है विद वैक्सीनेशंस, विद पीपी किट्स, विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड एवरीथिंग। इन्हीं चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए तीनों कंट्रीज ने अपने हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड्स जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया का। नाइजीरिया ने अपना 2nd हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीर, और ये अवार्ड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है। खास बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से पहले ये अवार्ड कंट्री से बाहर, नाइजीरिया से बाहर सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया है आज तक। एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द 2nd पर्सन इंटरनेशनली जिसको नाइजीरिया ने ये अवार्ड दिया है। दूसरी चीज, गुयाना जो है उसने अवार्ड दिया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो उनका हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड है, जैसे इंडिया का भारत रत्न है। 10 एग्रीमेंट साइन हुए गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन, फार्मा एंड डिफेंस के सेक्टर में। 56 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस कंट्री में गया था। इट इज द साउथ अमेरिकन कंट्री जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। 3rd कंट्री इज डोमिनिका, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्रीज को इंडिया हमेशा इग्नोर करता आया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए। नॉर्थ अमेरिका की साइड पे हम जो अपने रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन कर पाएंगे, और उन्होंने भी अपना अवार्ड और ऑनर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज विजिटेड। अब इनका स्टैटिक जीके, इनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुकर प्राइज 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज दिया जाता है फिक्शन कैटेगरी में, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर ट्रांसलेशन भी हो उसको भी दिया जाता है। इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है समांथा हार्वे नाम की राइटर को, हु इज अ ब्रिटिश राइटर। उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स का एक्सपीरियंस होता है। जैसे एट प्रेजेंट भी न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है कि सुनीता विलियम 24 घंटे में 16 सनसेट और 16 सनराइज देख रही हैं। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स वहां करते हैं उसके रिलेटेड ये जो अवार्ड है, ये बुक उन्होंने लिखी थी, और ये काफी छोटी बुक है। बुकर प्राइज नॉर्मली इतनी छोटी बुक्स के लिए नहीं दिया जाता है, और 2019 के बाद नाउ शी इज द फर्स्ट इंडिविजुअल फीमेल जिनको ये अवार्ड मिला है। पिछले साल के अवार्ड की अगर बात करें तो वो एक आयरिश राइटर को मिला था जिनका नाम था पॉल लिंच फॉर हिज बुक प्रोफेट सॉन्ग। इंडिया में आज तक 6 राइटर्स को ये अवार्ड है वो मिल चुका है। अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद डीगा, सलमान रुश्दी, VS नायपॉल एंड गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इज द लेटेस्ट, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए उनको मिला था। इट वाज अ ट्रांसलेटेड बुक। तो ट्रांसलेशन के केस में ये जो अवार्ड मनी है उसको आधा आधा कर दिया जाता है, अदरवाइज राइटर को पूरी फुल अमाउंट मनी मिलती है। बुकर प्राइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज। जिस राइटर को ये प्राइज मिल जाता है वो राइटर दुनिया भर में फेमस हो जाता है, तो इसलिए एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज को हम कहते हैं ऑफिशियली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद एक मेमोरियल ट्रस्ट बना था, वो ट्रस्ट हर साल सिंस 1986 ये अवार्ड देता है दुनिया भर के लोगों को जो पीस प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस साल का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, डैनियल बेरोबियन जो कि एक वर्ल्ड फेमस पैनिस्ट है, और एक है अलू अबी अवाद जो कि पैलेस्टीन में एक पीस एक्टिविस्ट हैं। तो ये पीस प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ एक डेट इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड हर साल नवंबर में डिक्लेयर होता है बिकॉज 19th नवंबर इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इस दिन को हम इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिए, जैसे गांधी जी का बर्थडे इज गांधी जयंती, this day is National Integration Day in India, 19th of November, and this award is given to worldwide people जो peace को promote कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 73rd मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन मैक्सिको। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार डेनमार्क से एक मिस यूनिवर्स इलेक्ट हुई हैं। विक्टोरिया थेलविग नाम है इनका, शी इज फर्स्ट फ्रॉम डेनमार्क। इंडिया की जो पार्टिसिपेंट इस बार मिस यूनिवर्स तक गई हैं उनका नाम है रिया सिंगला, जीती नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन और ये पिछले साल की थी निकारागुआ से शेनिस पेलाक्यूस। तो इस साल की मिस यूनिवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेनमार्क की पहली है। नेक्स्ट है 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 26 ऑफ नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने मनाना 2015 से शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अंडर एनडीए गवर्नमेंट ने इस बात को डिक्लेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने का दो सिग्निफिकेंस है। पहला है, इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी को, 2 महीने हमने वेट किया था उसके लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को डेडिकेट करते हुए हम 26 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ही इज फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उनका बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन, तो उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए हम मनाते हैं। अब क्योंकि ये 75th है तो सरकार ने बोला है कि हम इसको पूरा साल सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। अब इसके अंडर पूरा साल न्यूज में आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सरकार कोई नए कॉम्पिटिशन, नए इनिशिएटिव्स लेगा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस देने के लिए। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे था। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया जा रहा है ओपी जिंदल ग्रुप की तरफ से इन सोनीपत हरियाणा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2015 से हमने मनाना शुरू किया। एस्टेब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिससे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 दिसंबर 1946। अब इसके रिलेटेड बहुत सारी स्टैटिक जीके है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेट से आए थे, कितने ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, मीटिंग के पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट जैसे सचिदानंद सिन्हा, शायद आपने सुना होगा, फिर फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ये स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की शुरुआत में आपको पढ़ाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सारा स्टैटिक जीके आप लोग बहुत अच्छे से कवर करिए और उसको वंस एंड फॉर ऑल अच्छे से लर्न करके फिनिश करिए। बार बार हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जब ये डे आता है इसके आसपास के एग्जाम्स के लिए वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। आईसीए इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो दुनिया भर में काम करती है। 130 साल के इतिहास में पहली बार आईसीए की मीटिंग इंडिया में हुई है और ये मीटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि इस मीटिंग में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2025 ईयर को डिक्लेयर किया है एज यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑन कोऑपरेटिव्स। जैसे 2023 को हमने डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया कोऑपरेटिव्स को भी ऐसे ही दुनिया भर में प्रमोट कर रहा है। तो इसका जो थीम था वो रहा कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जिसको हम कहते हैं सहकार से समृद्धि। 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड। इफको हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 इन न्यू दिल्ली। प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है दिलीप सांगनी। आईसीए के बारे में बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895 विद हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स, बेल्जियम। अब कॉपरेटिव्स के रिलेटेड इंडिया बहुत सारे नए एफर्ट्स ले रहा है, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है, सेकंड वाइट रेवोल्यूशन जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को हम डबल करने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया लेकर आया था जिसमें कॉपरेटिव्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। हमने फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन देने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं इनमें 2 तरह की होती हैं इंडिया में भी, मल्टी स्टेट एंड वन स्टेट। तो वन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो स्टेट के अंदर काम करती हैं, उसके लिए स्टेट एक्ट पास करता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन एक्ट पास करता है, जैसे इफको है।
इफको जिस एक्ट के अंडर आता है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आता है। तो कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड अब पूरा साल इंडिया अगले साल में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेगा। तो अभी से आपको ये पता होना चाहिए कि अगले साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है कोऑपरेटिव्स। इसके ऊपर ध्यान देना है कि इंडिया क्या नई चीजें लेकर आ रहा है, क्या नए डायरेक्शंस, क्या नए फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज अगर एक्ट्स में आ रहा है, कौन से नए कोऑपरेटिव्स गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट कर रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, जो गवर्नमेंट ने पहले इस साल के बजट में इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद अब उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है विद बजट एलोकेशन। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ पैसा स्टेट देगी, कुछ पैसा सेंटर। बजट जो अप्रूव किया है दैट इज 2481 करोड़ रुपीज, जिसमें से इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी का स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेचुरल फार्मिंग से मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग, जिसमें हम लोग नेचुरल मिन्योर्स को यूज करेंगे, आर्टिफिशियल ना फर्टिलाइजर यूज करेंगे ना पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो इससे मल्टीपल फायदे हमें हो सकते हैं, जो हमारी बॉडीज में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है एक्सेसिव फर्टिलाइजर से। तो टारगेट भी उन्हीं स्टेट्स को किया जाएगा जहां पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हैं। 15,000 क्लस्टर बनाए गएंगे, 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा। 7.5 लाख हेक्टेयर्स जो है लैंड जो है वो आने वाले 2-3 सालों में हम लोग ट्रांसफॉर्म करके उसको हम लोग नेचुरल फार्मिंग के अंडर इंडिया में लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ 10,000 नए नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ एक नई स्कीम और गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, जिसमें 6,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है। 100% सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम होगी। इसका पर्पस है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट को एनहांस करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे लूप होल्स और इम्पेडिमेंट्स फेस करती है। यूजीसी के अंडर हमारी एक बॉडी आती है इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। उसके अंडर गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसमें हमारे इंडिया के सारे जर्नल्स और इंडिया के सारे रिसर्च पेपर्स को कंबाइन किया जाएगा, और वहीं से सारे जो लोग हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो वहां से उसको अवेल कर पाएंगे। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, और ये अपॉइंट कौन करता है? सीजीआई ऑफ कंट्री, जिसका नाम है संजीव खन्ना। ये भी इसी महीने का करंट अफेयर है। ही रिप्लेस्ड BR गवाई। और सेक्शन 3 है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, जो ये पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पोजीशन को नॉमिनेट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। तो दिस इज द न्यू थिंग। सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म। थाईलैंड के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं के विजय मूर्ति। इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया का ऑडिटर एंड कॉम्प्ट्रोलर जनरल को अपॉइंट करे, और इसका टेन्योर होता है 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले सीजीआई ने क्या डिस्कस किया, किन चीज़ों पे ऑडिट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, यू शुड कंसिडर दैट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। एक तो हम कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, एक हमने किया नेशनल इंटीग्रेशन डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो दिन बचे हमारे पास, फर्स्ट इज 26 नवंबर, अगेन 2 दिन आते हैं 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल मिल्क डे। अब नेशनल मिल्क डे हम मनाते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के बर्थडे के दिन, जो है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने आइडिया दिया, उन्होंने प्रमोट किया इंडिया में कि कैसे अमूल के नाम के अंडर उन्होंने गुजरात के सारे डेयरी फार्मर्स, स्मॉल डेयरी फार्मर्स को कनेक्ट करके उसको दुनिया भर में और इंडिया भर में उन्होंने फैलाना शुरू किया। तो उनको हम कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इस दिन गवर्नमेंट नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स देती है जो लोग डेयरी फार्मिंग में और जो लोग लाइव स्टॉक्स में अच्छे अचीवमेंट्स हासिल करते हैं उन लोगों को। अगला दिन है हमारे पास वर्ल्ड AMR डे, 18 टू वीक है पूरा 18 to 24 नवंबर। AMR इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इस टाइम WHO भी और इंडिया भी वर्ल्ड लेवल पे
AMR के जो अवेयरनेस है वो लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। AMR इज बेसिकली कि जब आप बार बार कोई मेडिसिन खाते रहते हो तो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो दवाई आप पे काम करना बंद कर देती है। इसीलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स हमें कभी नहीं खाने चाहिए। तो इस साल का थीम जो था वो रहा एजुकेट, एडवोकेट एंड एक्ट नाउ। और सऊदी अरेबिया ने इस साल की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की रही है AMR के ऊपर, और इंडिया में केरला गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे रही है AMR पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो है दैट इज 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ट्राइबल प्राइड डे हम इस दिन को कहते हैं। जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा के बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा कहती हैं ट्राइबल कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ झारखंड साइड की ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो इनको काफ़ी भगवान के रूप में कंसिडर करती हैं। इन्होंने उलगुलन नाम का एक ट्राइबल रिवोल्ट किया था इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जहां से ये फेमस होने शुरू हुए थे। तो कुछ साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम इनके बर्थडे को डिक्लेयर करेंगे। एक तो इनको ट्राइबल आइकन फॉर ट्राइबल्स हम इंडिया में कहते हैं, दूसरा इनके बर्थडे को जनजातीय गौरव दिवस भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। NSG इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इंडिया का एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, उसने 2 एक्सरसाइज कंडक्ट करी। पहली है 10th नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, इसका नाम है अग्नि परीक्षा, ठीक है, काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज है अग्नि परीक्षा। दूसरा है 8th नेशनल जॉइंट काउंटर IED एक्सरसाइज। IED बॉम्ब्स आपने सुने होंगे अभी रिसेंटली, जो हमारा एक बहुत फेमस कैफे था बेंगलुरु में जहाँ पे हमें ये बॉम्ब देखने को मिला था। इस एक्सरसाइज का नाम था विस्फोट कवच, और ये दोनों NSG का एक ब्रांच है गुरुग्राम में, हरियाणा में, इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है, तो वहाँ पे ये कंडक्ट हुआ था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी है इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है 4th पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, उसका नाम है सी विजय। दोनों एक्सरसाइजेस में कॉमन चीज है कि ये दोनों ही नेशनल एक्सरसाइज हैं जिसमें बाहर से कोई कंट्री इन्वॉल्व होने की नहीं है, ना बायलेटरल है या मल्टीलेटरल है, नेशनल लेवल। तो ये जो हमारी सी विजाइल एक्सरसाइज है, इसमें हम इंडिया के सारे कोस्टल बॉर्डर्स, इंडिया के सारे इकोनॉमिक जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कि सी का कितना एरिया एक कंट्री के पास होता है, 20 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वो सारा एरिया कवर किया है इंडियन नेवी ने इसके अंडर। और ये जो है ये बायएनुअली एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। सारे जो इंडिया की फोर्सेस हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर-8 चेस चैंपियनशिप। फाइड की अभी रिसेंट चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इंडियन प्लेयर दिविथ रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं इन अंडर-8 कैटेगरी। तो एक तो प्लेयर कहाँ से बिलोंग करता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हैदराबाद आप याद रखेंगे। फर्स्ट रनर अप वाज आल्सो फ्रॉम इंडिया, बेसिकली टाई हुआ था, तो टाई में आकर फिर दिविथ जीते थे। अगर ये भी जीत जाते तब भी इंडिया का ही प्लेयर बन जाता, उनका नाम था सत्विक स्वाइन। और थर्ड आए हैं चाइना के जिमिन गो। तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज आती हैं, अंडर-8, अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18। अंडर-8 की कैटेगरी में चैंपियनशिप इंडिया ने जीत ली है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ मिसलेनियस हमारे पास छोटी छोटी न्यूज हैं, जैसे IPL के इस साल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जिनको खरीदा गया है वो है ऋषभ पंत, और जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है उन्होंने उनको खरीदा है फॉर 27 करोड़। डॉक्टर जयतीरथ रघवेंद्र जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर है जो सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाता है, जो दुनिया भर में फास्टेस्ट में इंक्लूड की जाती हैं। तो इस जॉइंट वेंचर का जो नया हेड है उसको चूज किया गया है जयतीरथ रघवेंद्र। और तीसरी हम बात करेंगे 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है नए नहीं है, पहले भी यही थे। पिछले साल की जो इनकी टेन्योर थी उसमें एक नया स्कैंडल इनके रिलेटेड निकल कर आ गया था जिसमें इनको अरेस्ट कर लिया गया था ईडी की तरफ से। उसके बाद ये गायब रहे 2-3 दिन के लिए, फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे दिया। फिर चंपाई सोरेन को बनाया गया कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब ये वापस आए तो चंपाई सोरेन को हटा के दोबारा से इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब इलेक्शन हुए तो दोबारा से ही इज नाउ द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड जो स्टेट है वो 15 नवंबर ईयर 2000 को बनी थी। 15 नवंबर अगेन जनजातीय गौरव दिवस, एंड झारखंड इज ट्राइबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ मिसलेनियस न्यूज थी। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।